सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेलूपुर थाना के अशफाक नगर क्षेत्र में एक साड़ी फिनिशिंग का कार्य करने वाले कारखाने में लगी आग। पिता पुत्र सहित 4 की आग में जलकर मौत। अग्निशमन विभाग द्वारा मनाया गया अग्निशमन सुरक्षा दिवस। अग्निशमन सुरक्षा हेतु प्रचार प्रसार के लिए शहरी क्षेत्र में निकली फायर रैली। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाया गया। सामाजिक समरसता दिवस के रूप में रोहानिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर आयोजित हुई संगोष्ठी। और एबीवीपी बीएचयू द्वारा कुलपति आवास के समक्ष किया गया शव प्रदर्शन। सीएचएस में लाठी एवं मेरिट आधारित प्रवेश प्रक्रिया पर जताया गया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। बेलूपुर थाना अंतर्गत अशफाक नगर क्षेत्र में एक साड़ी पैकेजिंग के कारखाने में भीषण आग लग जाने से मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। वाराणसी के भेलूपुरा थाना अंतर्गत अशफाक नगर क्षेत्र में एक साड़ी फिनिशिंग का कार्य करने वाले कमरे में मजदूरों द्वारा खाना बनाते समय अपराह्न में अचानक आग लग गई। कमरे में फैले सिलिकॉन मटेरियल के कारण आग ने तेजी पकड़ ली और आग बेकाबू हो गई। तेजी से फैली आग की वजह से कारखाने के अंदर कार्य करने वाले 4 लोग घिर गए और बाहर नहीं निकल पाए। अंततः उनकी बुरी तरह से झुलसकर मौत हो गई। सकरी गली के इस 10x11 के कमरे में चल रहे कारखाने में आग लगने के बाद मोहल्ले वालों ने कमरे में पानी डालकर किसी तरह आग बुझाया और गैस सिलेंडर बाहर सुरक्षित निकाल लिया, जिससे आग किसी और घर में नहीं पहुंची, जबकि सकरी गली में आमने सामने कई घर हैं। इस घटना में आग में घिरे 4 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु अंदर ही कमरे में आग बुझने से पहले ही हो गई। जानकारी होते ही वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौके पर पहुंचे, पर उनके और फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले मोहल्ले वालों ने तत्परता से आग बुझा ली थी। बताया जाता है कि साड़ी फिनिशिंग के 12x10 फुट के कमरे में साड़ी फोम फिनिशिंग सामग्री रखी थी, जो सिंथेटिक थी और जिससे आग कमरे में तेजी से फैल गई और आग रोकने के प्रयास में 4 लोग निकल ही नहीं पाए। इस दुखद घटना में मदनपुर के 45 वर्ष के व्यक्ति, उनका 22 वर्ष का पुत्र, अररिया बिहार के रहने वाले 18 वर्ष और 17 वर्ष के 2 साड़ी का काम करने वाले लेबर युवक शामिल थे। शाम तक इनका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सबको आपदा राहत के अंतर्गत 4-4 लाख की समुचित मुआवजा सहायता इन 4 के आश्रितों या अभिभावकों को जारी करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। हम इधर बगल में मकान बन रहा था, पाइप बनवा रहे थे। एक लड़का ने आके खबर दिया बाहर से कि इसमें आग लग गई है। हमने उसी वक्त जो है पानी की पाइप सबमर्सिबल की उसको लेके और बालू पर बालू देते रहे। उसके बाद उसे बालू फेंकवा रहे हैं, सिलेंडर जिंदा निकलवाया, बाहर उसको दफन करवाया। मतलब उसके बाद जो है हम लोगों ने उसको काबू पाया। उसके बाद पुलिस वाले आए। पुलिस वाले आने के बाद जब आग बुझ गई, उसके बाद फायर ब्रिगेड हैन टेन जो जिसको अंदर डीएम आए, SSC CDSP है, कमिश्नर वगैरह है, आने के बाद फॉर्मेलिटी अपने कर रहे हैं कैसे क्या हो। शॉर्ट कितने लोग थे दादा अंदर? अंदर तो 4 थे, चारों की डेथ हो गई। एक मकान में जो किराए पर लिया हुआ था आरिफ, उसका बेटा, 2 लेबर, दोनों 4 की चारों एकदम। साड़ी पॉलिश। हाँ, साड़ी पॉलिश। कब से यहाँ पे था दादा? 4-6 महीना हुआ है बस। और जो काम करने वाले तो यहाँ के थे कि बाहर के थे? 2 बाहर के थे, 2 बाहर के थे, 2 यहाँ के थे। स्थानीय थे अपने? जो स्थानीय उसका काम चल रहा था, 2 लेबर थे जो बाहर के थे। चूल्हे पे खाना बनाने का काम चल रहा था। आलू प्याज की सब्जी वहाँ बन रही थी और वो जो आग लगा जो गैस थी वो बिल्कुल बिजली के मोटे तारों के नीचे ही रखी हुई थी। उसी से लगता है कि या तो बनते टाइम ही कोई लापरवाही हो गई है या किसी अन्य कारण से ऊपर के तारों ने आग पकड़ ली। वो शायद चिपक के उसके माध्यम से आग बढ़ी और अंदर फोम का मटेरियल काफ़ी रखा हुआ था, सिंथेटिक साड़ियाँ थी, तो वो उनसे आग और भी ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गई। संभवतः इन लोगों ने कुछ माल को बचाने की कोशिश की हो, आग बुझाने की कोशिश की हो। बिजली के इतने सघन तार अंदर ही थे कि वो गेट पे ही लटके हुए हैं, उससे बाहर निकलना भी संभव हो सकता है शायद ना हो पाया हो। तो कुल मिला के जो खाना बनाने की घटना है उसकी वजह से बिजली के तारों की आग लगने की वजह से ये आग लगी और लगभग ये आग आधे पौन घंटे में बुझा भी ली गई और आगे स्प्रेड होने से मोहल्ले वालों ने इसको बचाया, पर अंदर जो लोग थे वो नहीं निकल पाए। मृतकों में कितने उम्र के लोग थे? बच्चे थे, औरतें थी, क्या कौन कौन थे? इसमें 45 वर्ष के एक आदमी हैं जो उसके मालिक थे, उसी के बेटे हैं जो 22 वर्ष के हैं। ये बाप बेटे जो हैं, इनके अलावा
2 लेबर क्लास के नवयुवक थे, एक 18 साल के, एक 17 साल के। वो 2 बिहार के रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी व महानगर के संयुक्त तत्वाधान में वाराणसी क्षेत्र में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रही। भारतीय जनता पार्टी वाराणसी जिला एवं महानगर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती को परंपरागत रूप से सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया गया। भाजपा के रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम में समरसता के प्रणेता संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित भाजपा नेताओं ने दीप प्रज्वलित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि मां भारती की जय जयकार हो, बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। कहा कि बाबा साहब वर्ग विशेष, जाति विशेष, संप्रदाय विशेष के चिंतक नहीं थे, वो सर्व समाज के लिए सोचने वाले महान राष्ट्र नायक थे। बाबा साहब एक ध्वज, एक संविधान को मानते हुए समानता के अधिकार के पक्षधर थे। समाज में समरसता बनी रहे, इसके लिए बाबा साहब ने संविधान में सबके लिए एक समान कानून की व्यवस्था लागू की। बाबा साहब ने कहा था कि लोकतंत्र राजनीतिक तर्ज पर तभी फलीभूत होगा जब हम इसे आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत और सुदृढ़ बनाएं। बाबा साहब के अनुसार जहां आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र नहीं है, वहां राजनीतिक लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। विशिष्ट अतिथि के रूप में काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने दलितों के मसीहा बाबा साहेब को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा से ही जात पात छुआछूत को दूर करने का सफल प्रयास किया। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को दिया, उतना किसी अन्य पार्टी ने नहीं दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने, कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री संजय सोनकर ने व धन्यवाद ज्ञापन जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहर दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, रोहनिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, विद्यासागर राय, हंसराज विश्वकर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष मनीष कपूर, क्षेत्रीय महामंत्री अशोक चौरसिया, राम प्रकाश दुबे, नम्रता चौरसिया, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी आदि लोग उपस्थित रहे। अग्निशमन सुरक्षा दिवस के मौके पर अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन सुरक्षा हेतु प्रचार प्रसार के लिए शहर में रैली निकाली गई। 14 अप्रैल गुरुवार को अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन सुरक्षा दिवस मनाया गया, जिसमें अनिमेश सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी वाराणसी द्वारा 1944 को मुंबई बंदरगाह पर शहीद 66 अग्निशमन कर्मियों के दिवंगत आत्मा को शांति के लिए उनको 2 मिनट का मौन रखकर तथा पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा अग्निशमन सुरक्षा हेतु प्रचार प्रसार के लिए शहरी क्षेत्र में हरी झंडी दिखाकर फायर रैली को फायर स्टेशन चेतगंज वाराणसी से रवाना किया गया। फायर रैली लहुराबीर मलदैया चौराहा, फातमान रोड, साजन तिराहा, सिगरा चौराहा, रथ यात्रा चौराहा, लक्सा, गदौलिया चौराहा, चौक मैदागिन, विश्वेश्वरगंज, आदमपुर, गुलगड्डा, सिटी स्टेशन, लकड़ी मंडी, तिराहा, चौकाघाट, तेलियाबाग होते हुए वापस फायर स्टेशन चेतगंज पहुंचकर समाप्त हुई। अग्निशमन स्मृति दिवस के अवसर पर अनिमेश सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी वाराणसी के साथ रामलखन चौहान, अग्निशमन अधिकारी चेतगंज वाराणसी एवं समस्त फायर स्टेशन चेतगंज के कर्मचारी उपस्थित रहे। 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो है अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है और एक सप्ताह का ये आयोजन होता है 14 से 20 अप्रैल तक, और इसमें प्रत्येक दिन जो है कुछ न कुछ अग्नि सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम चलाया जाता है। आज के कार्यक्रम के था पिन फ्लैग का निकालना और तथा गाड़ियों को जो कर जो है प्रचार प्रसार करके रैली का आयोजन किया गया है। हमारी गाड़ियाँ 4 तो थी और बुलेट की थी। पूरे शहर में मतलब मुख्य मार्गों से जो है बैनर पोस्टर के साथ पर्चा बांटते हुए मुख्य मार्गों से जागरूकता कार्यक्रम जो है चलाया गया और करीब जो है लहुराबीर होते हुए वो जो है सिगरा थाने से होते हुए चौक होते हुए तो फिर कैंट होते हुए तो वापस स्टेशन पर आई है। किस तरह का जो संदेश दिया जा रहा था सर कि ये लोगों से आग से बचाव और सुरक्षा से संबंधित है।
सीएचएस में लॉटरी एवं मेरिट आधारित प्रवेश के विरुद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा शव प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई द्वारा गुरुवार को कुलपति आवास के समक्ष शव प्रदर्शन कर लॉटरी एवं मेरिट आधारित प्रवेश के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज कराया। शव प्रदर्शन के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि अगर सीएचएस जैसे प्रतिष्ठित विद्यालय में प्रवेश का आधार लॉटरी को बनाया जाएगा तो एक मृत व्यक्ति के शव के ही समान प्रतिभावान विद्यार्थियों का भी भविष्य मृत के समान हो जाएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में नारे भी लगाए गए। प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इकाई उपाध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने कहा कि वर्षों से सेंट्रल हिंदू स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होती थी। पिछले 2 वर्षों से कोरोना की परिस्थितियों के कारण यह लॉटरी एवं मेरिट आधारित प्रवेश हो रहे थे, परंतु इस वर्ष स्थिति सामान्य होने पर और पाबंदियों के हट जाने के बावजूद काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा स्कूल में प्रवेश लॉटरी एवं मेरिट के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है, जो पूर्ण रूप से विद्यार्थियों के प्रतिभा के विरुद्ध है। आज शव प्रदर्शन के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को यह संदेश दिया गया कि मृत व्यक्ति के शव की भांति विद्यार्थियों के भविष्य को मृत न किया जाए एवं सेंट्रल हिंदू स्कूल जैसे प्रतिष्ठित विद्यालय में इस प्रकार विद्यार्थियों के भविष्य की हत्या न की जाए। प्रदर्शन के दौरान परिषद के इकाई मंत्री पुनीत मिश्र ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक तरफ निर्णय लेकर हजारों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी परिषद की तैयारी करते हैं। मेरिट एवं लॉटरी आधारित प्रवेश प्रतिभावान विद्यार्थियों की प्रतिभा की हत्या के समान है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय प्रशासन के इस निर्णय का अंतिम दम तक विरोध करेगी। प्रदर्शन के दौरान सौरभ राय, प्रज्ञा, साक्षी कुमार, विनायक, आशुतोष, निशांत, शिवेंद्र पांडे, आलोक शर्मा आदि बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सीएचएस जो लॉटरी के माध्यम से हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीएचयू का ये दिखा रहा है अपने इस आंदोलन के माध्यम से कि बच्चों का भविष्य अर्थी पे लेटा हुआ है, शिक्षा व्यवस्था अर्थी पे लेटी हुई है। तो कुलपति जी अर्थी से उठाएं और एक पद्धति से जैसे एडमिशन कोरोना काल के पहले होता रहा है, कर्म के आधार पर बच्चों को एडमिशन मिले, हम इसी की मांग करते हैं। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर नमामि गंगे ने राजघाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर नमामि गंगे ने राजघाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने के आह्वान पर बीच नागरिकों द्वारा गंगा किनारे की गई गंदगी को समेटकर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। गंगा की तलहटी की सफाई करके सतुआ संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में राजघाट पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों से गंदगी न करने की अपील की गई। गंदगी है तो बीमारी है, सफाई है तो स्वास्थ्य है, और आओ घर घर अलग जगाएं, मां गंगा को निर्मल बनाएं के संदेश को राजघाट पर जन जन तक पहुंचाया गया। श्रमदान के पश्चात नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर हम संकल्प लें कि स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करेंगे। राष्ट्र और गंगा के प्रति हम सभी की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य और समृद्ध भारत के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। गंदगी न हो, इसका ध्यान हमें स्वयं रखना होगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, महानगर सह संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, रश्मि साहू, बीना गुप्ता, रंजिता गुप्ता, सतीश मिश्रा आदि मौजूद रहे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. नेशनल हिंदू स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब,
सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदी स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर डोमरी स्थित बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में अंबेडकर जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। साथ ही विदाई समारोह का आयोजन भी हुआ। बृहस्पतिवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव में कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ उप प्रबंधक मुकुल पांडे एवं प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पूजन कर किया। तदुपरांत संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर तिलक तथा माल्यार्पण किया गया। कक्षा 11 के छात्र छात्राओं ने कई प्रकार के खेलों का आयोजन कर कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का मनोरंजन किया तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किया। कार्यक्रम में मिस फेयरवेल का अवार्ड प्रिया तथा मिस्टर फेयरवेल का अवार्ड आदर्श यादव को प्रदान किया गया। उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने सभी छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भविष्य में निरंतर आगे बढ़ते हुए सफलता प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन करें। कार्यक्रम में अनीता पांडे, श्वेता पांडे, मुद्रिका मिश्रा, सपना सिंह, हरेंद्र पांडे, दीपक कुमार मिश्रा, सोनिया त्रिपाठी, कमलेश सिंह, राजू कुमार, किरण शर्मा आदि अध्यापक, अध्यापिकाएं एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कक्षा 12 के बच्चों का पार्टी है जो वापस जा रहे हैं और अपने भविष्य का चयन करेंगे वो, और हो सकता है कि उनको अच्छा से अच्छा मुकाम हासिल हो। हमने जो मेहनत करनी थी उनके लिए वो कर दिया, अब उनको बाहर जाके मेहनत करनी है। इसी संदर्भ में आज इन लोगों ने एक आयोजन को रखा है। क्लास 11-12 के छात्र छात्राओं को विदा करता है और शुभकामना देता है कि वो भविष्य में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छे से अच्छे तरीके से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। तृणमूल कांग्रेस 2024 की चुनावी रूपरेखा तैयारी की शुरुआत वाराणसी को केंद्र बनाकर करेगी। गदौलिया स्थित एक होटल में हुए पत्रकार वार्ता में संयोजक यूपी तृणमूल कांग्रेस राजेशपति त्रिपाठी ने यह जानकारी दी। तृणमूल कांग्रेस के उत्तर प्रदेश संयोजक और पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य राजेशपति त्रिपाठी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस 2024 के आगामी लोकसभा चुनावों को लक्ष्य कर उत्तर प्रदेश में संगठन नवनिर्माण का काम प्राथमिकता के साथ आरंभ करेगी। साथ ही आने वाले दिनों में संगठन का ढांचा खड़ा करने के अतिरिक्त सूबे में नजर आने वाली अपनी राजनीतिक भूमिका को धार देने के अलावा समान विचारधारा के दलों के बीच एक राजनीतिक दूरी बनाकर काम करने का प्रयास होगा। गदौलिया स्थित होटल पर्ल कोर्ट यार्ड में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री त्रिपाठी ने बताया कि विगत दिनों कोलकाता में ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश में पार्टी की ठोस राजनीतिक जमीन खड़ी करने की राजनीतिक कवायद और उसकी रणनीति पर गहन चर्चा के साथ अहम फैसले भी लिए गए हैं। यह तय हुआ है कि सूबे भर में पार्टी संगठन का सुदृढ़ एवं गतिशील आधार खड़ा करने के साथ चुनिंदा लोकसभा सीटों पर पूरा फोकस रखते हुए काम करना है। साथ ही समान राजनीतिक विचारधारा के दलों के साथ तालमेल बनाकर पूरे सूबे में पार्टी की भूमिका को उभार देने की रणनीति के साथ काम करने का फैसला लिया गया। इसके लिए वाराणसी को केंद्र बनाकर काम शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में हमारी क्या भागीदारी होगी, इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी।
विधानसभा के चुनाव के पूर्व तृणमूल कांग्रेस ने ये घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में हम लोग विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव में हमारी क्या रणनीति होगी इसका खुलासा करेंगे। हम लोगों ने वाराणसी को केंद्र बनाकर, तृणमूल कांग्रेस का केंद्र बनाकर वाराणसी मंडल, मिर्ज़ापुर मंडल एवं आजमगढ़ मंडल में अपने कार्य में तेजी लाने की बात की है। इन मंडलों में हम लोकसभा की चुनाव सीटों को हम चयनित कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी कमेटियों का गठन कर रहे हैं और उसके बाद वाराणसी के अलावा हम लखनऊ में भी अपना कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय खोलेंगे, जिससे प्रदेश के अन्य जो 15 और मंडल हैं उन पे क्या हमारी कार्य प्रणाली होगी, हम क्या कार्य करेंगे, किस तरह से हमारा संगठन बढ़ेगा, इस पे लखनऊ में कार्यालय खुलने के बाद हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। अस्सी घाट, जिसे वाराणसी का सबसे साफ प्रदूषण मुक्त क्षेत्र माना जाता है, जिसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए कृत्रिम फिल्टर युक्त फेफड़े की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसने प्रदूषण मुक्त क्षेत्र के सारे प्रशासनिक दावों की कलई खोल कर रख दी। अस्सी घाट पर स्थापित किए गए उच्च क्षमता वाले फिल्टर युक्त कृत्रिम फेफड़े महज 2 दिन के अंदर धुंधले हो गए। बता दें कि आम लोगों में वायु प्रदूषण के लिए जागरूकता लाने के उद्देश्य से क्लाइमेट एजेंडा ने इस कृत्रिम फेफड़े की प्रदर्शनी स्थापित की है, जिसे रविवार को ही शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर RN वाजपेयी, पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्था के निदेशक डॉक्टर AS रघुवंशी और योगीराज पंडित विजय प्रकाश मिश्रा ने क्लाइमेट एजेंडा की निर्देशिका एकता शेखर के साथ स्थापित किया था। देखना यह था कि शहर के सबसे साफ माने जाने वाले अस्सी घाट पर प्रदूषण के बारे में प्रशासनिक दावों के पीछे की सच्चाई क्या है। काशी की हवा में मौजूद जहरीले प्रदूषण के बारे में क्लाइमेट एजेंडा के निदेशक एकता शेखर ने कहा कि महज 2 दिन पहले ही स्थापित किए गए उच्च क्षमता वाले फिल्टर युक्त सफेद कृत्रिम फेफड़े का धुंधला हो जाना प्रशासनिक दावों की कलई खोलता है। भीषण गर्मी के समय जबकि प्रदूषण का स्तर स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है, ऐसे समय में शहर के स्वच्छतम क्षेत्र की हालत पूरे शहर के वायु प्रदूषण के आंकड़ों की पोल खोलती है। वाराणसी में वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकांश शहर ऐसे ही स्वास्थ्य आपातकाल से गुजर रहे हैं, जहां राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्य योजना पूर्ण रूप से असफल हो चुकी है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कार्य योजना का लापरवाही भरा अनुपालन वायु प्रदूषण के विषय पर प्रशासन और शासन का गंभीर न होना स्पष्ट करता है। वो में कचरे का निस्तारण जो है वो कई वर्षों से मांग की जा रही है कि एक वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निस्तारण होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी जिले में, आप बनारस को देख लीजिए, स्वच्छता में कई बार होता है कि नंबर 1 आया है, लेकिन कचरे आज भी आपको सड़कों के किनारे जलते हुए मिल जाएंगे। आप घाटों के किनारे डीजल बोट्स का चलना इतनी बड़ी मात्रा में कि आप शाम को आएंगे तो आपको धुंधला नजर आएगा। तो इन चीज़ों पे जहाँ रोक लगनी चाहिए थी, जहाँ पे पुरानी टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन होना चाहिए था, उस पर कोई भी पहल नहीं हो रही है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। 20 अप्रैल से संकट मोचन संगीत समारोह का शुभारंभ होगा, जिसमें नामचीन के साथ नवोदित कलाकार भी अपनी प्रतिभा बिखेरेंगे। साथ ही कोरोना काल के समय वर्चुअल संगीत समारोह में भाग लेने वाले कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। संकट मोचन संगीत समारोह 20 अप्रैल से आरंभ होगा। इस बार नवोदित कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन नामचीन कलाकार भी अपनी प्रस्तुति अर्पित करेंगे। संकट मोचन संगीत समारोह का यह 99वां संस्करण होगा। यह जानकारी संकट मोचन मंदिर के महंत व IIT BHU के प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र ने दी। प्रोफेसर मिश्र ने बताया कि 16 अप्रैल हनुमान जयंती को संकट मोचन मंदिर में स्थापित बैठे हनुमान जी का श्रृंगार होगा और साविधि पूजन अर्चन किया जाएगा। बता दें कि संकट मोचन मंदिर में ही बैठे हुए हनुमान जी का विग्रह है। हनुमान जयंती पर बैठे हनुमान जी की आकर्षण झांकी सजाई जाएगी। उन्होंने बताया कि महंत प्रोफेसर मिश्र ने दुखी मन से कहा कि इन 2 सालों में कोरोना ने कई नामचीन हस्तियों को हमसे छीन लिया, जिसमें काशी के सुनाम धन्य पंडित राजन मिश्र भी रहे। वो निरंतर संकट मोचन संगीत समारोह में अपने भ्राता राजन मिश्र के साथ उपस्थित होते रहे। इस बार उनकी कमी खलेगी।
प्रोफेसर मिश्र ने बताया कि पिछले 2 साल में वर्चुअली संगीत समारोह में शामिल होने वाले कलाकारों को तरजीह दी जाएगी। वैसे संकट मोचन संगीत समारोह की अंतिम निशा के कलाकार होंगे पंडित हरीश तिवारी। इनके अलावा भक्ति संगीत के मर्मज्ञ पंडित अनूप जलोटा, पंडित शिवमणि उल्लाह कसालकर, सिराज अली खां, सुरेश तलवलकर, उस्ताद शाकिर खां, उस्ताद गुलाम अब्बास, रोनू मजूमदार, ज्योत्सना लक्ष्मी वाराणसी, कंकना बनर्जी, मालिनी अवस्थी, मोइनुद्दीन खां आदि की अपनी प्रस्तुति अर्पित करेंगे। हर वर्ष ये 6 दिन का कार्यक्रम होता है और टोटल जो है उत्सव जो है 10 दिन का है। उसमें पहले दिन हनुमान जयंती का आयोजन है और जितने भी कार्यक्रम है उसी हनुमान जयंती के ओकेजन पे है। तो पहले दिन तो मंडलियाँ वगैरह का वहाँ पर रामचरितमानस का चैती में पाठ करेंगे, ध्वजा यात्रा निकलती है, उसमें शाम के समय गांव के लोग आते हैं और दिन में मारवाड़ी समाज आता है और मंदिर में एकाहा पाठ, सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण का पाठ और रुद्राभिषेक और रामार्चा पूजा, ये सब आयोजन पहले दिन होंगे। 3 दिन सार्वभौम रामायण सम्मेलन होगा, जैसे 17, 18 और 19 को, और 20 से 25 तारीख तक 6 दिन का संगीत समारोह होगा, जिसमें कुल 49 कार्यक्रम की प्रस्तुतियां होंगी और सब बड़े आर्टिस्ट हैं। ये रात पर्यंत चलेगा, शाम को 7:30 बजे शुरू होगा, सुबह तक चलता है। इस बार खास यही होगा कि इस बार सीनियर आर्टिस्ट के साथ इस बार नए आर्टिस्ट भी इस बार पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि आपको आगे का जो रोड मैप है वो प्लान करके आपको दिखा देगा कि आगे संगीत किस क्षेत्र में और किस दिशा में जा रहा है। तो अभी ऐसा कुछ तो यहाँ रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन मंदिर को जो भी दिशा निर्देश मिलेगा इस संबंध में वो मंदिर उसका पालन करेगा और सबसे अनुरोध भी करेगा कि उसका पालन करेगा। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के तत्वाधान में अंबेडकर जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय अंबेडकर क्रिकेट महोत्सव का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के तत्वाधान में अंबेडकर जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय अंबेडकर क्रिकेट महोत्सव का आयोजन 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक डीएवी डिग्री कॉलेज व पूर्वोत्तर रेलवे स्कूल चित्तूपुर में आयोजित किया जा रहा है। अंबेडकर क्रिकेट महोत्सव का आज दूसरा दिन और दूसरे मैच दोपहर 3 बजे से खेला जा रहा है। सोनकर क्रिकेट एकेडमी रेड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। मैच शुरू होने से पूर्व कार्यक्रम संयोजक प्रदेश मंत्री भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अशोक सोनकर ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बाबा साहब की 132वें जयंती पर बाबा साहब के सशक्त संविधान बनाने पर क्रिकेटरों को उनके विषय में बताया गया और देश के प्रति उनका योगदान जो है उसको भी खिलाड़ियों को बताया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। देवेंद्र मांझी, अश्विनी सिंह, रजत सोनकर, आदर्श मुदनवाल, अंकेश यादव, विकास भारती आदि लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के तत्वाधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी का 132वां जयंती हम लोग कल से ही 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक अम्बेडकर महोत्सव करा रहे हैं। क्रिकेट के प्रति जो बच्चे प्रतिभावान है, इनको प्रतिभा दिखाई देगी इस टूर्नामेंट में, उनको काशी क्षेत्र के एसोसिएट क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महचंद श्रीवास्तव भाई साहब के माध्यम से उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और आज 132वां जयंती हम लोग निःशुल्क सोनकर क्रिकेट एकेडमी के काफ़ी यहाँ पे 8 टीमों ने प्रतिभाग किया गया है और एक अच्छा क्रिकेट यहाँ देखने को मिल रहा है। सुबह भी इसके पहले एक मैच हुआ है, आज अभी दोपहर दूसरा मैच चल रहा है। और बाबा साहब के योगदान को देश के प्रति जो इन्होंने एक संविधान दिया, सशक्त संविधान दिया, पूरे विश्व में सबसे एक अच्छा संविधान दिया है, इनके योगदान के विषय में बच्चों खिलाड़ियों को बताया गया है। और बाबा साहब ने जिस तरीके से हमारे देश को, संविधान को जिस तरीके से दिन रात एक करके एक सशक्त संविधान दिया है, उसके विषय में सारे क्रिकेटरों को एक एक चीज़ें बारीकी से बताई गई। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।